सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरी और ये जो है ये अपनी इम्यूनिटी की तीसरी वीडियो और ये अपनी आखिरी वीडियो भी होने वाली है। इसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने पूरा ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। और देखो, ये वीडियो देखने से पहले अगर तुमने मेरी पहले की इम्यूनिटी की वीडियो नहीं देखी तो पहले यार जाके वो देख लो, लिंक आई बटन पे है, अब वहां पे जाके देख सकते हो। क्योंकि देखो होने ये वाला है, इस टॉपिक को मैं पहले ही पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज मैं सिर्फ इसकी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाने वाला हूं, किस तरीके से काम करता है, और आपको यह बताने वाला हूं किस तरीके से अपनी एंटीबॉडीज काम करती हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है अपनी बॉडी की? सबसे पहले ये अपनी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि अपन को बर्थ के बाद मिलती है। दूसरी, ये इम्यूनिटी किसके जरिए आती है? ये इम्यूनिटी अपनी आती है बी लिम्फोसाइट के जरिए। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? अपना बनाता है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल अपनी बनाती है एंटीबॉडीज। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है? अपनी बनती है एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? देन फिर जो है चौथी सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो अपनी मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है और ये अपनी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। चलिए मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन पढ़वा देता हूं, फिर अपन चलते हैं आगे। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी। तो जोन सी इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी आती है उसको अपन बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी कौन बनाता है? वो अपना बनाता है बी सेल। बी सेल सबसे पहले बनाएगा प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल फिर अपनी बनाती है एंटीबॉडी। ये बात तो आपको अब तक तो रटाई गई होगी, इतनी बार तो मैंने बोल दी। फिर क्या होती है? बी सेल क्या करता है? अपनी एंटीबॉडी कहाँ सीक्रेट करता है? अपना सीक्रेट करता है ब्लड में और लिम्फ में। ठीक है। फिर एंटीबॉडी क्या करती है? वो जितने भी अपने पैथोजेनिक एंटीजन जो होते हैं उनके प्रति वो करती है फाइट, मतलब वो बन जाती है किलर। ठीक है। फिर अपन आते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेजर डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से तुम्हें फ्लो चार्ट दिखाता हूं। देखो, रिवीजन इज द की। याद रखना, जितना ज्यादा अपन रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ही अपन को याद होता है। चलिए सो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अपना एंटीबॉडीज बनती है, कैसे काम होता है। तो यहाँ पे अपन ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी आगे भैया है फॉरेन बॉडी, मतलब अपना आगे कोई भी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसने खाया? बैक्टीरिया को उसने खाया एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल ने। ठीक है, पहले ही बता चुका था। तो बैक्टीरिया को एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल ने खा लिया। फिर एंटीजन रिप्रेजेंटिंग कौन कौन से होते हैं? वो अपना होता है मैक्रोफेज हो सकते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और बी लिम्फोसाइट हो सकते हैं। फिर वो अपना एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल कहाँ गया? वो अपना गया हेल्प लेने, किसके पास? टी हेल्पर सेल के पास। फिर टी हेल्पर सेल ने क्या करा? अपने साइटोकाइन सीक्रेट करे, जिसके कारण अपना आया बी सेल्स। बी सेल डायरेक्टली भी आ सकते हैं या फिर अपन टी हेल्पर के कारण भी आ सकते हैं बी सेल। फिर बी सेल क्या करता है? अपना एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है और इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए अपना एक स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल बनाता है। तो यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। तो इसमें से आधे प्लाज्मा सेल जो है अपन क्या करते हैं? अपन यूज में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसमें से आधे प्लाज्मा सेल अपने कहां चले जाते हैं? अपने चले जाते हैं लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में जाने के बाद वो प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? अपने मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं। मेमोरी सेल का मतलब, मान लो कभी बाद में सेम बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर आया, तो ये तो प्लाज्मा सेल है ना, ये सामने जाएंगे, अरे मालिक हमें मालिक आप चिंता मत करो, ये बैक्टीरिया पहले भी आया था, हमारे ही पुराने भाइयों ने मारा था, अब की बार दोबारा से आया है, अब हम इसको मार देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे है कि 20 सेल्स क्या बनेंगे? प्लाज्मा सेल बना देंगे, उसमें आधे सेल मेमोरी सेल बना लेंगे, आधे सेल जो है, आधे प्लाज्मा सेल जो है वो बना लेंगे एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी फिर क्या करेगी? अपने उस बैक्टीरिया को जाके मार देगी। और जो मेमोरी सेल जो है वो बाद में अगर बैक्टीरिया दोबारा आया तो फिर उसको जाके मार देंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये सारा काम जो है ना वो सुपारी पे चल रहा है, और सुपारी लेने का काम सबसे बढ़िया अगर कौन करता है तो वो करता है सर्किट। तो अब मैं आपको बताऊंगा अब सर्किट क्या? सर्किट मतलब मैं अभी एंटीबॉडी को सर्किट बोल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एंटीबॉडी काम करती है। अब देखो, और उसके लिए मुझे ना सर्किट की भी जरूरत पड़ेगी, तो मजा भी आने वाला है। तो एंटीबॉडीज किस तरीके से काम करती है वो समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए, तो कुल मिला के देखा जाए तो अपनी एंटीबॉडी जो है ना 5 टाइप की होती है: IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। अब सर इनका मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा ना, इनका फंक्शन आप समझो। जो IgM है ना, अगर मान लो सबसे पहले अगर कोई बैक्टीरिया आया और उस बैक्टीरिया के प्रति सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है IgM। फिर वो सेम बैक्टीरिया अगर दोबारा से आता है तो फिर अपनी जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है IgG। ठीक है। फिर IgE एंटीबॉडी कब बनती है? IgE एंटीबॉडी जो है वो बनती है एलर्जिक रिएक्शन में। मान लो कोई एलर्जिक अपना पैथोजन है, जस्ट लाइक पोलन। काफी लोगों को क्या होता है किसी सीजन के अंदर ना अस्थमा के अटैक आते हैं, मेनली समर में। क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है ना, पोलन बहुत होते हैं, पोलन नाक के जरिए चले आते हैं,
फिर वो जो एक तरीके से एंटीजन की तरह काम करता है पोलन भी, उसके कारण क्या होती है, अपनी आती है एलर्जी। देन उस एलर्जी के लिए अपना बनता है आईजीई एंटीबॉडी, और ये अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे पैथोलॉजी में अस्थमा में। तो एलर्जी में क्या निकलता है, एलर्जी में अपना निकलता है आईजीई एंटीबॉडी। फिर अपनी आती है आईजीडी। अब आईजीडी कब निकलती है, आईजीडी एंटीबॉडी जो है वो निकलता है आरएच एंटीजन के लिए। अब अपन ना पढ़ेंगे अपना एक टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड मैचिंग, उसमें बहुत ज्यादा काम में आएगा आईजीडी, नेक्स्ट टॉपिक ये। फिर अपना एक होता है आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी जो है नॉर्मली अपना किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अपना सलाइवा में होता है। मैंने आपको बोला था ना सलाइवा में भी क्या होता है ना, अपने एंटीबॉडी है। तो आईजीए एंटीबॉडी सलाइवा में है। अपने जो मिल्क जो पिलाती है मम्मी अपने बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क में होता है। उसके अलावा अब जो आप रोते हो टप 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 आपके आंसुओं में आईजीए है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें भी आईजीए होता है, जैसे कि अपनी रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन और अपनी डाइजेस्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन। मान लो कोई आजकल क्या है, पुराने जमानों में क्या होता, हवाओं में प्यार होता था, पुराना जमाना ही अलग था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और आजकल देख लो हवाओं में क्या, हवाओं में कोरोना है। मान लो आपने हवा ली, उसके जरिए बैक्टीरिया वगैरह चला गया, तो कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी पैसेज में। और रेस्पिरेटरी पैसेज के म्यूकस मेम्ब्रेन में अपना कौन है, अपना एक किलर आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी फिर उस बैक्टीरिया को मार देती है। इज दैट क्लियर। फिर मैं आपको बताता हूं पहले एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखो एक एंटीबॉडी ना कुछ इस प्रकार से दिखती है। उसके अंदर ना दो ऐसी चेन्स होती हैं, दो लंबी लंबी चेन जो है उनको अपन बोलते हैं हैवी चेन, और दो छोटी चेन होती हैं उनको अपन बोलते हैं लाइट चेन। फिर ये दो हैवी चेन जो है आपस में कैसे जुड़ी है, अपने एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, और साइड वाली लाइट चेन हैवी चेन से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। इस तरीके से काम होता है। इज दैट क्लियर। और ये बहुत डिटेल में मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अगर आपने मेरी बायोकेमिस्ट्री वीडियो नहीं देखी तो जाओ, कर क्या रहे हो आप जीवन में, देखो ना बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज मेरी। अब क्या होता है, ये अपनी पूरी एंटीबॉडी जो होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका कांस्टेंट पार्ट, जितना भी लाल से जो पार्ट है ना एंटीबॉडी का, उसे कांस्टेंट पार्ट बोलते हैं। कांस्टेंट पार्ट क्या है, एंटीबॉडी का सेम पार्ट है। मतलब आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई सब में ये कांस्टेंट पार्ट सेम रहता है। लेकिन एक होता है वेरिएबल पार्ट। ये जो वेरिएबल पार्ट जो रहता है ना, डिफरेंट रहता है। हर बैक्टीरिया के लिए वेरिएबल पार्ट अलग होता है, और इसी वेरिएबल पार्ट के कारण अपनी अलग अलग एंटीबॉडी अलग अलग अपने एंटीजन को पहचानती है। इज दैट क्लियर। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया स्ट्रक्चर। अब अपन आ जाते हैं सर कि ये एंटीबॉडी काम कैसे करती हैं। देखो एंटीबॉडी को ना सिंपल भाषा में मैं बात करना पसंद करता हूं ताकि आपको समझ में आए। सिंपल भाषा में बताता हूं, एंटीबॉडी दो तरीके से काम कर सकती है। अब देखो मान लो कोई किलर है। अब किलर दो तरीके से काम कर सकता है, या तो डायरेक्ट जाके कच करके मार देगा, या फिर किलर क्या करेगा, किलर देगा सुपारी। हाँ भाई, किसकी सुपारी देने का है बोलो ना, अब भी मार के अब आता देखो हूँ उसको। मैंने क्या बोला था, जब सुपारी उपारी की बात हो तो अपना सर्किट कहाँ पीछे रहेगा। अब तुम देखो अब आई गए हैं तो चलो समझा ही देते हैं। देखो भैया, अब मान लो ये जो है अपनी है एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी दो तरीके से काम कर सकती है, या तो डायरेक्ट किसी को मार देगी। डायरेक्ट कैसे मारेगी, चक्कू है, चक्कू उसमें घुसा दिया तो बंदा क्या होगा ना, डायरेक्ट ही मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना, कभी कभी क्या होता है, सर्किट की भी तबीयत खराब होती है, या सर्किट किसी को मार नहीं पा रहा, बड़ा आदमी है वो। भाई बोलो ना, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं बड़ा भाई, किसी को भी ठोक देंगे। अरे समझाने दे दो। तो क्या होता है, दो तरीके से एंटीबॉडी काम कर सकती है, तो डायरेक्टली मार देगी, या फिर वो क्या करेगी, अपने किसी और के जरिए अपना सर्किट जो है किसी और को सुपारी देगा, फिर वो जाके मारेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, या तो अपनी एंटीबॉडी क्या करेंगी, डायरेक्टली एक्शन लेंगी, डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार देंगी, या फिर एंटीबॉडी क्या करेंगी, किसके पास जाएंगी, वो अपने जाएंगी मैक्रोफेज, जितने भी फेगोसाइटिक सेल हैं उनके पास जाएगी, और फिर उसके जरिए अपने सेल को मारेगी। ठीक है, इसको अब समझाता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन कैसे होता है। सबसे पहले अपना होता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब जो एंटीबॉडी है एंटीजन दोनों एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, एग्लूटिनेशन होगा। उसके बाद जैसे एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से चिपकेंगे तब अपना हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। उसके कारण अपना होगा न्यूट्रलाइजेशन, वो जो एंटीबॉडी है वो उसको न्यूट्रल कर देगी बिल्कुल एंटीजन को, और एंड में उसका हो जाएगा लाइसिस, बिल्कुल तोड़ देगी। इस तरीके से अपना एंटीजन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। या फिर वो देगा सुपारी। अब सुपारी कैसे देगा, सुपारी बोले तो मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, मतलब कि डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा अपना एंटीबॉडी, ये किसी और सिस्टम के कारण काम कर रहा है। सिस्टम का नाम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दो तरीके का होता है, एक क्लासिकल और एक अल्टरनेटिव पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे के अंदर क्या होता है, मान लो ये कोई एंटीजन है, इस एंटीजन में चारों तरफ इस तरीके से क्या होगा, अपनी एंटीबॉडी लग जाती है, चिपक जाती हैं। तो ये अपना हो जाता है ऑप्शनाइजेशन। इसको बोलते, इस टाइप को बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन हो गया।
फिर क्या होगा ना, चारों तरफ क्या लगी, एंटीबॉडी लग गई। तो एक तरीके से फिर ये एंटीबॉडी क्या कर रही है, उस एंटीजन को पकड़ लेती है, भाई तू रुक अभी तेरे को बताते हैं। और फिर वो जो एंटीबॉडी है अपने लेके आती है मैक्रोफेज को। तो मान लो ये अपना मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज आता है और जैसे ही है सुंदर सी एंटीबॉडी देखता है इस एंटीजन के साथ, मैक्रोफेज इस पूरे पार्ट को खा जाता है और फिर इसका कर लेता है डाइजेशन। तो इस तरीके से ये अपना होता है क्लासिकल पाथवे में। अब अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है, अल्टरनेटिव पाथवे में होती यही चीज है, सेम टू सेम, बट सबसे पहले क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ फैक्टर नंबर 1 विद पॉलीसेकेराइड। मतलब कि जो अपनी एंटीबॉडी जो है उसमें एक फैक्टर नंबर 1 जो है, एंटीबॉडी के अंदर भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मान लो ये पॉलीसेकेराइड है, उसमें क्या होगा, फैक्टर नंबर 1 आके चिपक जाएगा। जैसे फैक्टर नंबर 1 आके चिपकेगा उसके कारण क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा किसका, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम C3 एंड C5, C3 C5 एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, अपना एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अपना एंटीजन का। सबसे पहले क्या हुआ, अपनी एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी में अपन ने सबसे पहले एंटीजन लगाया, फिर उस एंटीजन में क्या होता है, फैक्टर नंबर 1 जुड़ता है किसमें, पॉलीसेकेराइड के साथ। उसके कारण क्या होगा, अपना फैक्टर नंबर C3 एंड C4 ये पूरा एक्टिवेट करेगा और उसके कारण फिर अपना C3 एंड C4 एंजाइम जो है वो जाके क्या करेंगे, अपने एंटीजन को डिस्ट्रक्शन करवा लेंगे। तो इस तरीके से अपना पूरा काम होता है। और देखो ये वाली भी चीज जो है ना, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में सिंप्लीफाई करके बताई है। अपन सेकेंड ईयर में इसको और डिटेल में जानेंगे कि सर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन आते हैं, C3 C4 C5। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल पार्ट है, लेकिन क्या होता है ना, अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से तुम इतना याद कर लो काफ़ी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तुम्हें लिखना भी है और भी टॉपिक्स हैं। बाकी डिटेल में भी मैं बता दूंगा और उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो पूरी बना दूंगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और देखो इसको ना मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन करने पाऊंगा ना, तो मैं बताऊं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी और इतनी बड़ी वीडियो ना तो तुम देखना चाहते हो और ना तुम देखोगे। मैं तो बनाना चाहता हूँ, मैं बनाऊंगा भी, इसका एक और पार्ट बना दूंगा मैं, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दे दिया है कि हाँ भैया इस तरीके से काम होता है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बात आती है सर इस टॉपिक को किस तरीके से लिखना है ये बता दो। तो पहले आप हेडिंग डालना ह्यूमरल इम्यूनिटी का, और ये सारे मेरे नोट्स जो है पहले बता दूं रफ नोट्स हैं, रियल नोट्स मेरे इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी में बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर आएंगे। तो पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी आया, फिर उसमें आपने डेफिनेशन वाला पॉइंट लिख लिया, फिर आपको लिखना है रोल ऑफ एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। इसका रोल क्या होता है मैं आपको पहले ही अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहले ही ये पूरा बता चुका हूँ। इसका एक ही काम है अपने एंटीजन को पकड़ना, कितने प्रकार के एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होते हैं ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर ये पूरा इवेंट जो है मैं आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले क्या होगा ना, बैक्टीरिया आया, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल आया, फिर अब यहाँ पे आता है एंटीजन रिप्रेजेंट। अब तो यहाँ पे सुनो, अब क्या है, मान लो बैक्टीरिया आया, इसको अपने मैक्रोफेज ने यूं पकड़ लिया, यहाँ पे अपना एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्या है, वो है अपना मैक्रोफेज। अब क्या होता है, मैक्रोफेज अपना जाता है फिर टी हेल्पर के पास। पर यहाँ पे एक और चीज हो रही है, मैक्रोफेज कभी कभी क्या करता है, टी हेल्पर के पास ना जाके अपना खुद ही इस तरीके से साइटोकाइन निकालने लगता है। कौन से साइटोकाइन, वो अपने होते हैं इंटरल्यूकिन 1। और इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1 अपना बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देगा और डायरेक्टली बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देगा और पॉलीफ्रेट कर देता है, बी लिम्फोसाइट को डायरेक्टली करवा देता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैक्रोफेज खुद भी डायरेक्टली काम कर देता है, वरना टी हेल्पर तो आपको पता ही है, टी हेल्पर खुद क्या करते हैं, टी हेल्पर खुद अपने साइटोकाइन्स निकालते हैं, जिसके कारण अपना क्या आता है, अपना बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं और पॉलीफ्रेट होते हैं। तो यही सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताई थी, तो बड़ा ही आसान है। तो चलिए इसका एक और पॉइंट है जो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली द एंटीजन बाइंड टू ग्लास टू MHC। काफी बच्चे बोलते हैं सर ये क्या है, तो मेरे लाल देखो पहली वाली वीडियो में बताया था। अब क्या होता है, जो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है ना, वो मान लो ऐसा है, उसके अंदर एक रिसेप्टर अपना प्रेजेंट होता है, उसको मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। कौन सा रिसेप्टर है, ये अपना है, बताओ ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन का रिसेप्टर, जहां पे अपना क्या होता था, अपने एंटीजन जाके चिपक जाता था। और ये कैसे बनता है, ये अपना बनता है जिस जेनेटिक मटेरियल से, उसे अपन बोल देते हैं ग्लास टू MHC, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इसी रिसेप्टर पे अपना आके जुड़ता है टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी है, साइमल्टेनियसली एंटीजन अटैच टू ग्लास टू MHC। ये MHC के कारण क्या बना, HLA पे जुड़ता है वो,
फिर वो एक्टिवेट करता है टी सेल को, रिसेप्टर पर जुड़ेगा, फिर टी सेल अपना इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जैसे एक्टिवेट हुआ, बी सेल ने प्लाज्मा सेल बनाया और मेमोरी सेल बनाए। फिर प्लाज्मा सेल ने क्या करा, एंटीबॉडी बनाई और मार दिया। और मेमोरी सेल में आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ प्लाज्मा सेल रह जाते हैं, बाद में अपन उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर रोल ऑफ टी हेल्पर का रोल अपन को पहले ही पता है कि टी हेल्पर क्या करता है, अपना निकालता है इंटरल्यूकिन 2 और अपना बी सेल ग्रोथ फैक्टर, जो कि अपना क्या करता है, जो कि अपना प्रमोट करता है और भी ज्यादा बी सेल बुलाने को, बी सेल को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट बी सेल फिर प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं। और एंटीबॉडी किस तरीके से काम करता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कुछ इस प्रकार से जो है अपना पूरा आपको लिख के आना है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। होप सो इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरीके और कंटेंट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।